रुथ अभी भी उस ब्रेसलेट को देख रहा था। उसने खुद से कहा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा माँ पहना करती थी। उसने उस ब्रेसलेट को लिया और उसे लेकर तुरंत वहाँ से निकल गया। वो खुद से ही कहता है, अब मुझे समझ आया कि आखिर क्यों आर्या इसके लिए गई थी। उसे याद आता है कि बचपन में उसकी माँ कहती थी कि जो ब्रेसलेट उन्होंने पहना है वो उसके लिए जान से ज़्यादा प्यारा है। उसे कुछ दिनों पहले ही पता चला था कि उसकी माँ और आर्या की माँ में कितनी अच्छी दोस्ती थी। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में उसने देखा कि दादी माँ और रिद्धि आर्या से बातें कर रही हैं। बातें नहीं, वो तो उसे डांट रही थी। दादी माँ कहती, तू पागल हो गई है, अगर तुझे कुछ हो जाता तो? ये जानते हुए भी कि वो लोग कितने खतरनाक हैं, तो बिना किसी को बताए चली गई। अगर रुद्र सही समय पर नहीं पहुंचता तो क्या हो सकता था? आर्या सर नीचे की हुई उन दोनों की डांट सुन रही थी। रिद्धि भी उसे सुनाते हुए कहती है कि जरूरत क्या थी तुझे वहां जाने की? तू अच्छे से जानती है वो लोग कैसे हैं और तुझसे कितनी नफरत करते हैं, और फिर भी तू जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने क्यों गई? तभी उन दोनों के कानों में रूथ की आवाज़ आती है, जो अंदर आते हुए कहता है, आर्या इसलिए वहां गई थी। रूथ की आवाज़ सुनकर दादी माँ और रिद्धि दोनों ही उस तरफ देखती हैं तो रूथ उन दोनों के सामने एक बॉक्स रख देता है। दादी माँ उस बॉक्स को खोलकर देखती हैं तो उसमें रखे हुए ब्रेसलेट को देखती हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उनके मुंह से एक ही नाम निकलता है, महिमा। रिद्धि उन्हें देखकर कहती, ये तो आंटी का नाम है ना? तभी दादी माँ कहती, हाँ, ये मेरी महिमा यानी कि आर्या की माँ का ब्रेसलेट है, जो मैंने ही उसे उसके जन्मदिन पर पहनाया था। ठीक ऐसा ही ब्रेसलेट मैं रुथ की माँ को भी पहनाया था। उन दोनों को ये ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। वो दोनों हमेशा ऐसे अपने पास रखती थी। रुथ ने अपनी दादी माँ से कहा, आर्या यही ब्रेसलेट लेने वहाँ गई थी। उन दोनों ने इसी ब्रेसलेट के बहाने आर्या को वहाँ बुलाया था। ब्लैकमेल करने की सोचा। जब आर्या ने उनकी बात नहीं मानी तो इसके आगे वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसने घर पर किसी को नहीं बताया था कि आर्या के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। दादी माँ नम आंखों से उस ब्रेसलेट को देख रही थी। फिर इन्होंने उस ब्रेसलेट को लेकर आर्या के हाथों में पहना दिया और उसके माथे को चूम कर कहा, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता था कि तू इसके लिए गई थी। आर्या भी कुछ नहीं कहती और मुस्कुरा देती है। रिद्धि भी उसे सॉरी कहती है। कुछ देर बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब सिर्फ हॉस्पिटल में रुथ और आर्या ही बचे थे। रुथ को देखकर आर्या अपनी आंखें नीचे करके कहती है, आई एम सॉरी। रुथ उसके पास बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी वही करता, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना। तो आर्या फिर उसकी तरफ देखती है, लेकिन रुथ उसे अपने सीने से लगा लेता है। आर्या भी उसके सीने से लगकर सुकून महसूस कर रही थी। कुछ देर में दवाइयों के असर से आर्या नींद की आगोश में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर आलिसा जब मेंशन आती है तो उसे मेंशन में कोई नहीं मिलता है। तो वो एक मेड से पूछती है कि वो सब लोग कहाँ गए हैं। तो वो बताती है कि आर्या मैडम को चोट लगी है, वो अस्पताल में एडमिट है, तो सभी लोग उससे मिलने गए हैं। आर्या का नाम सुनकर आलिसा फिर गुस्से से कहती है, इस लड़की ने सभी को अपने बस में कर रखा है। मुझे किसी भी तरह से इस सब से दूर करना होगा, नहीं तो मैं यहाँ से सबसे दूर चली जाऊंगी। आलिसा ये सब सोचकर घर से निकल जाती है। आलिसा बाहर आती है और अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन लगाकर कहती है, तुम्हें एक इंसान को जान से मारना है। इस समय तुम्हारे लिए करना और आसान होगा, क्योंकि वो इस समय अस्पताल में एडमिट है। हाँ, ऐसा ही करना है। कुछ देर बात करने के बाद उसने फ़ोन रखा और कहा, बस कुछ देर और, उसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी और मेरे रूथ की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओगी। ये कहकर वो सातिर मुस्कान देती है और वहाँ से चली जाती है। अस्पताल में आर्या सो रही होती है और रुद्र उसके सामने सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। बाहर बॉडीगार्ड तैनात होते हैं। तभी एक नर्स, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, वो अंदर आती है। रुद्र उस नर्स को देखकर पूछता है, क्या हुआ? तो नर्स कहती है, मैम को एक इंजेक्शन लगाना है। रुद्र भी हाथ में सर हिलाता है और अपना काम करने लगता है। वो नर्स भी आर्या को इंजेक्शन लगाकर वहाँ से चली जाती है। रुद्र उठकर अपना काम कर ही रहा होता है कि अचानक से उसे आर्या की आवाज़ आती है। जब वो आर्या की ओर देखता है तो हैरान हो जाता है। रुद्र तुरंत आर्या के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आर्या अपने हाथ पैर पटक रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही थी, लेकिन बेहोश भी थी। रुद्र को समझ नहीं आया था कि अचानक से उसे क्या हो गया। धीरे धीरे आर्या के होठों का रंग नीला होने लगा। ये देखकर रुद्र और हैरान हो गया। रुद्र ने तुरंत आवाज़ लगाकर डॉक्टर को बुलाया। उसकी आवाज़ लगते ही
डॉक्टर की टीम तुरंत अंदर आ गई। जब डॉक्टर ने आर्या को देखा तो वो हैरान हो गए। वो तुरंत ही आर्या का इलाज करने लगे। उन्होंने रुद्र को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन रुद्र जाने को तैयार ही नहीं था। रोनित के समझाने पे वो बाहर आ गया। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने रुद्र को देखकर कहा, मैम को पॉइजन दिया गया है और वो पॉइजन इंजेक्शन के थ्रू दिया गया है। हालांकि हमें टाइम पर वो पॉइजन के सही से निकाल दिया है, लेकिन उस पॉइजन की वजह से उनकी हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है। उनके इंटरनल पार्ट्स पर भी बहुत ही ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ा है, जिससे उन्हें कुछ दिनों तक यहीं हॉस्पिटल में रहना होगा। आर्या को पॉइजन दिया गया, ये सुनकर रुद्र हैरान हो जाता है। वो डॉक्टर से कहता, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो ठीक थी, अचानक से। रुद्र शांत हो जाता है क्योंकि उसे थोड़ी देर पहले वो नर्स याद आती है। उसने तुरंत डॉक्टर से कहा, थोड़ी देर पहले आपने किसी नर्स को भेजा था आर्या को इंजेक्शन लगाने के लिए? उसकी बात पर डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल नहीं, हमने किसी नर्स को नहीं भेजा था। अब जाकर रुद्र को समझ में आया कि वो नर्स ही थी जिसने आर्या को पॉइजन दिया। रुद्र ने तुरंत अपने गार्डों को तैनात किया और कहा, मुझे 10 मिनट के अंदर वो नर्स हमारे सामने चाहिए। उसके इतना कहते ही उसके बॉडीगार्ड्स वहाँ चारों तरफ फैल गए और उस नर्स को ढूंढने लगे। रुद्र अंदर गया और आर्या के पास बैठ गया। उसने देखा आर्या को ऑक्सीजन मास्क लगाया गया है और तो और जो थोड़ी देर पहले तक ठीक लग रही थी, अब वो मशीनों से घिर गई थी। आर्या का चेहरा भी पीला पड़ चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा कमजोरी लगने लगी थी। रोज बैठा आर्या को ही देख रहा था। जब उसके कानों में रिद्धि की आवाज़ आती है तो वो पलट कर देखता है तो रिद्धि अपनी आंखों में आंसू लिए हुए खड़ी थी। उसे रोने संभाल रहा था। रिद्धि आकर उसके पास खड़ी हो जाती है और कहती है, आर्या ठीक तो है? मुझे पता चला है कि क्या हुआ है। रुद्र ने उसे देखकर कहा, हाँ वो ठीक है, लेकिन वीकनेस आ गई है। रिद्धि ने रोते हुए कहा, ये लोग इतने नीचे गिर जाएंगे, मुझे यकीन ही नहीं होता है। पता नहीं दुनिया का ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी ही बेटी से इतना नफरत करता है कि उसे मारने की कोशिश कर सकता है। रिद्धि की बात सुनकर रुद्र ने कहा, नहीं, इस हमले के पीछे राणा फैमिली नहीं है, कोई और ही है। रुद्र की बात सुनकर रिद्धि कहती है, आप इतना श्योर कैसे हैं कि इसके पीछे वो लोग नहीं है? रोनित रिद्धि को बताता है कि वो लोग अभी भी रुद्र की कैद में है। अब सभी के लिए ये बात चिंता की हो गई थी कि आखिर वो कौन है जो आर्या को मारने की कोशिश कर सकता है। रुद्र अभी सोच ही रहा था कि उसके सामने उसका एक आदमी आकर कहता है, सर, हमने बहुत ढूंढा लेकिन वो नर्स कहाँ चली गई पता ही नहीं है। हमने सीसीटीवी भी चेक किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रुद्र अब आर्या को लेकर और टेंशन में हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। वहीं आलिशा गुस्से में बैठी हुई थी। उसे भी पता चल चुका था कि आर्या बच गई है। उसने खुद से ही कहा, अब रुद्र सतर्क हो जाएगा, मुझे और कोई रास्ता निकालना होगा ताकि ये सब मैं ख़त्म कर सकूं। उसने खुद से कहा, मुझे कुछ दिन रुकना होगा और किसी की भी नज़र में आने से बचना होगा। आलिशा ने खुद से कहा, कुछ दिन खुश रह लो आर्या, फिर मैं रुद्र की ज़िंदगी से तुम्हें ऐसा निकालूंगी कि तुम वापस आने का सोच भी नहीं पाओगी। ये बोलकर वो कुछ सोचने लगती है। वहीं रुद्र ने आर्या की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। वो खुद उसके पास हमेशा रहता था। उसने अपने ऑफिस का सारा काम भी हॉस्पिटल में रहकर कर रहा था। आर्या भी उसके साथ पाकर जल्दी से ठीक हो गई थी। 10 दिन में आर्या को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया था। रोज जब आर्या को घर लेकर आया था तो दादी माँ ने पहले दोनों की आरती उतारी और रुद्र आर्या के बारे में सब कुछ बताया। फिर उसके बाद उन्हें लेकर गया। रुद्र जब आर्या को रूम में लेकर एंटर हुआ तो आर्या रूम को देखकर हैरान हो गई। रूम पूरा बदल चुका था। रूम में चारों तरफ वैसे ही सजावट हो रखी थी जैसे आर्या को पसंद थी। ये सब देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी उसके दिमाग में दादी माँ की बातें याद आती हैं। जब उसने दादी माँ से कहा था कि उसे रुद्र का कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ना तो उसकी थीम उसके अकॉर्डिंग है, ना ही वहाँ की कोई सजावट उसे पसंद है। वो उसमें कुछ चेंज करना चाहती है। तभी दादी माँ ने उसे बताया था कि रुद्र को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उसके कमरे में किसी भी चीज़ से कोई छेड़छाड़ की जाए। ये याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आती, क्योंकि रुद्र ने उसके लिए अपने रूल्स को बदल दिया था। अपने कमरे को पूरी तरह से आर्या के हिसाब से बना दिया था। यहाँ एक एक चीज़ आर्या के दिल ही दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। रुद्र ने आर्या को बेड पर बिठाया और उसे आराम करने को कहा। रुद्र जब कमरे से जाने लगा तो आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने पलट कर देखा तो आर्या ने उससे कहा कि थक गए हो ना, अभी आराम कर लो। आर्या की उसके लिए फिक्र देखकर रुद्र दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। वो भी उसे लेकर बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए।
वहीं दूसरी ओर आलिशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो अपने कमरे में बैठी परेशान सी थी। तभी उसे अजीब सा फील होता है और वो बाथरूम में जाती है। उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी। आलिशा अपना चेहरा साफ करके जब खुद को मिरर में देखती है तो अचानक से उसे कुछ हिंट करता है और उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगती है। वो तुरंत बाहर आती है और कुछ लेकर आती है। उसके बाद वहाँ से उसे लेकर चेक करती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आलिशा के हाथ में इस समय एक प्रेगनेंसी किट थी जिसमें 2 पिंक लाइन शो हो रही थी, जिसका साफ साफ मतलब था कि वो प्रेग्नेंट है। आलिशा ने खुद से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी? अगर किसी को पता चल गया तो? ओ नो! आलिशा यही सब सोच रही थी, परेशान हो रही थी। तभी उसने कहा, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। पहले उसके दिमाग में आया कि वो चोरी से जाकर अपना एबॉर्शन करवा लेगी, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया जिसे सोचकर उसने कहा, अब अगर ये प्लान में कामयाब हो गया तो रूथ को मुझे कोई नहीं रोक सकता है। जो बच्चा मुझे रूथ से दूर जाने की वजह बन रहा था, अब वही मुझे उसके करीब लेकर आएगा और आर्या को उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। आलिशा ने किसी को फ़ोन करके कुछ कहा, उसके बाद खुद से ही कहा, अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। ये कहकर वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। शाम के समय आर्या जब कमरे से बाहर आती है तो रूथ उसे रोनित के साथ कुछ डिस्कस करते हुए दिखता है, इसलिए वो उसे डिस्टर्ब ना करते हुए दादी माँ के कमरे में चली जाती है। जब वहाँ दादी माँ कमरे में जाती हैं तो उसे दादी माँ बैठी हुई दिखाई देती हैं। वो उनके पास जाकर कहती है, दादी माँ, आप क्या कर रहे हो? दादी माँ उसे देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, बेटा, मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है जो कि कल है। आर्या पूछती है, किस बात की पार्टी? तो दादी बताती है कि कल रूथ का बर्थडे है। रूथ के बर्थडे की बात सुनकर आर्या खुश हो जाती है। वो कहती है, ठीक है दादी माँ, तो मुझे बताइए क्या क्या करना है। दादी माँ उसकी खुशी देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और उसे कुछ बातें बताने लगती हैं और कुछ तैयारी उसके साथ मिलकर करने लगती हैं। वो लोग रूथ को एक सरप्राइज पार्टी देने वाले थे। आर्या ने मन ही मन कहा, कल मैं तुम्हारे जन्मदिन का सबसे खूबसूरत तोहफा दूंगी। रुद ये कहकर वो मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराने लगती है। अगले दिन रुद का मेंशन बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। चारों तरफ नौकर और पार्टी प्लानर्स लगे हुए थे। आज रुद का बर्थडे था। दादी माँ ने बहुत ही जोर से तैयारी की गई थी। सुबह सुबह ही सभी ने उस बर्थडे विश किया, लेकिन जिसका इंतजार रुद को सबसे ज़्यादा था वो तो सुबह से ही कहीं गायब थी। रुद मेंशन में चारों ओर घूमकर आर्या को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखी। उसने दादी माँ से पूछा और सबसे जानने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आखिर वो है कहाँ। शाम तक रुद इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो डिसाइड कर लिया था कि अगर आर्या नहीं सामने आएगी तो वो पार्टी में भी नहीं जाएगा। इसी गुस्से में वो तुरंत अपने कमरे में चला गया, लेकिन सामने जब वो गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सामने उसके लिए एक डिजाइनर 3 पीस सूट रखा हुआ था, साथ में कुछ फ्लावर्स रखे हुए थे और एक नोट पैड भी रखा हुआ था। रुद गया और उस फ्लावर को उठाया तो उसमें वही फ्लावर थे जो उसे बहुत पसंद थे, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज थे। उन फ्लावर के बीच में एक हार्ट से फ्लावर की डिजाइन बनी हुई थी और ये फ्लावर आर्या के फेवरेट फ्लावर थे। उन्हें देखकर रूह समझ गया कि आर्या ने ही किया है। सुबह से उसके चेहरे पर जो झुंझलाहट थी अब स्माइल में बदलकर उसने तुरंत वो नोटपैड उठाया और उसे खोलकर पढ़ा तो उसमें आर्या ने उसके लिए प्यार से कुछ लिखा हुआ था। माय डियर हबी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सुबह से ही आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और गुस्से में हैं क्योंकि मैंने आपको विश नहीं किया है। मैं आपको विश करना चाहती हूँ, दिल से करना चाहती हूँ और करूँगी भी, लेकिन एक बहुत बड़े सरप्राइज़ के साथ। मैं आपका पार्टी में इंतज़ार कर रही हूँ। मैं आपके लिए ये जो सूट पसंद किया है इसे ही पहन के आइएगा। हाँ, जानती हूँ आपको विश करना है, मैं आपको पार्टी में विश करूँगी, लेकिन आपका सरप्राइज़ आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, उस सरप्राइज़ को देखने के बाद आप कभी उसे भूल नहीं पाएंगे। आपकी वाइफ, प्यारी वाइफ, आर्या रुथ प्रताप राणावत। लास्ट में एक किस का इमोजी बना हुआ था। रुथ ने ये पढ़ा तो उसका चेहरा खिल उठा। अब तक जो बेचैनी और जो गुस्सा उसके अंदर था वो सब खत्म हो गया था। उसने तुरंत वो सूट उठाया और तैयार होने चला गया। थोड़ी ही देर में रुथ तैयार होकर नीचे आया। अब तक मेहमान भी आ चुके थे। रूथ सभी के बीच आया, सभी उसे विश करने लगे, लेकिन उसके नज़दीक तो किसी को भी ढूंढ रही थी। तभी अचानक से हॉल की लाइट्स ऑफ हुई और एक जगह स्पॉटलाइट पड़ी जहाँ पर आर्या माइक लिए खड़ी थी। रूथ तो उसे देखकर एक पल के लिए जम सा गया।
आर्या ने एक डिजाइनर रेड कलर की साड़ी पहनी थी। उसके बाल खुले हुए थे, माथे पर बिंदी, मांग में भरा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियाँ, कानों में झुमके और पैरों में पायल। इसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रुद्र तो उसे देखता ही रह गया। उसके साथ पार्टी में मौजूद सभी लोगों की नज़र आर्या पर ही टिक गई। वो लगी इतनी खूबसूरत लग रही थी। वो अपने हाथों में माइक लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हुए नीचे आती है और रुद्र के सामने खड़ी होती है। रुद्र उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। आर्या उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेकर केक के ट्रॉली के पास जाती है। केक देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो रुद्र का फेवरेट रेड वेलवेट केक था। इसी के साथ चारों तरफ लाइट चल जाती है। दादी माँ, रोनित और रिद्धि भी रुद्र के पास आकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र, जिसकी निगाहें अभी भी आर्या पर ही थी, उसे दादी माँ ने कहा, तुझे पता है रुद्र, आज की सारी तैयारियां आर्या ने ही करवाई है। और तो और ये केक भी आर्या ने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये सुनकर रुद्र और भी ज़्यादा खुश हो गया। थोड़ी देर में उसने केक कट किया और सबसे पहले दादी माँ को खिलाया। उसके बाद उसने रिद्धि, रोनित को भी खिलाया, लेकिन आर्या को नहीं खिलाया। आर्या मुस्कुराते हुए ये देख रही थी और रुद्र को उसे परेशान करना उसे अच्छा लग रहा था। सभी ने रुद्र को केक खिलाया। उसके बाद सभी गिफ्ट देने लगे। रुद्र सभी का गिफ्ट ले रहा था और उसकी निगाहें बार बार आर्या पर जा रही थी, जो मेहमानों से बात कर रही थी। सभी पार्टी में मशहूर थे। रोनित रुद्र के पास आया और उससे कहा, यार आज तेरा बर्थडे है, तेरा एक गाना तो बनता ही है। रोनित की बात पर उसके सभी फ्रेंड्स उसे कहने लगे, तो रुद्र ने भी मुस्कुराकर हाँ कहा और माइक लेकर स्टेज पर चला गया। उसने वहाँ पर एक वेटर को कुछ इशारा किया। उसका इशारा पाते ही वो वेटर उसका गिटार लेकर आया और उसके हाथों में पकड़ा दिया। रुद्र ने गिटार का ट्यून सेट की और आर्या को देखकर कहा, दिस सॉन्ग फॉर यू माई वाइफी। उसके ये कहते ही आर्या के चेहरे पर एक शर्म भरी मुस्कुराहट आ गई। रुद्र ने इसी के साथ गाना शुरू किया। रुद्र जैसे जैसे वो गाना गा रहा था वैसे वैसे उसकी निगाहें आर्या पर ही ठहरी हुई थी और आर्या इस बात को महसूस कर रही थी कि उसकी पूरे बॉडी में गुसेप्स उठ रहे थे। पार्टी जैसे ही ख़त्म हुई वैसे ही रुद्र फिर से आर्या को ढूंढने लगा, क्योंकि वो गायब हो चुकी थी। रुद्र आर्या को ढूंढ ही रहा था कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है और वो अपने घर की ओर निकल जाता है। रुद्र अपनी कार चलाकर फार्म हाउस जाता है। वहाँ वही फार्म हाउस था जहाँ पर रुद्र आर्या को अपने साथ लेकर आया था ज़बरदस्ती। रुद्र जैसे ही अंदर जाता है वैसे ही चारों तरफ लाइट्स ऑन हो जाती है। चारों तरफ रेड हॉट बैलून से सजावट की गई थी और जगह जगह उसके और आर्या के कुछ फोटोज़ लगे हुए थे। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत सजावट पड़ी थी और एक तरफ एरो का साइन लगा हुआ था। रुद्र उस साइन की तरफ चला गया। चलते हुए वो एक कमरे में पहुंच गया। जैसे ही वो उस कमरे में एंटर करता है, चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत सजावट हो रखी थी। उस सजावट को किसी फर्स्ट नाइट के रूम की तरह सजाया गया था। वो जैसे ही कमरे में एंटर करता है उसकी निगाह आर्या पर पड़ती है, जिसने इस समय वही साड़ी पहनी हुई थी जो उसने पार्टी में पहनी थी, लेकिन एक चेंज था, उसने इस समय अपने चेहरे को एक छीनी सी लाल चुनरी से ढक रखा था। आर्या को इस तरह से देखकर रुद्र की धड़कनें बढ़ गईं और वो धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ा देता है। रुद्र के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। आर्या को ऐसे देखकर वो उसके करीब आया और उसके चेहरे से वो झीना सा घूंघट उठाया। उसका दिल अब उससे बगावत करने लगा था। आर्या आज उसे भला की खूबसूरत लग रही थी। उसने धीरे से कहा, झूठ कहते हैं सबकी वो चांद है खूबसूरत, लगता है किसी ने मेरे चांद को नहीं देखा है। रुद्र ने ये सब इस अंदाज में कहा था कि आर्या शर्मा गई और वहाँ से जाने लगी, लेकिन रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वो रुक गई। आर्या की धड़कनें इस वक्त बहुत बढ़ी हुई थी। रुद्र ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर अपने दोनों हाथ उसके पेट पर बांध देता है और उसके कानों में कहता है, आज मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। ये बोलकर वो उसके कानों में धीरे से चूम लेता है। रुद्र की इस हरकत से आर्या की सांस बढ़ जाती है। रुद्र अपने होठ आर्या के कंधे पर रखता है और धीरे धीरे उसके गले, कंधे और कानों को चूमने लगता है। कुछ देर तक तो आर्या इसे सहन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसे सहन नहीं होता है तो वो घूम के रुद्र के सीने से लग जाती है। आर्या के इस हरकत से रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसे खुद से दूर करता है और उसके चेहरे को अपने हाथों से भरकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। कुछ देर आर्या शांत रहती है, फिर धीरे धीरे वो भी रुद्र के किस में उसे रिस्पॉन्स करने लगती है। आर्या का साथ पाकर रुद्र और भी पैशनेट तरीके से उसे किस करने लगता है। काफ़ी देर तक किस करने के बाद जब रुद्र को एहसास होता है कि आर्या सांस नहीं ले पा रही है तो उसके होठों से अपने होठों को दूर करता है
और उसके गालों पर अपने होंठ रख कर वहाँ उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। आर्या की सांस इस समय बढ़ गई थी। रुद्र ने धीरे से आर्या के सिर से वो चुनरी खींचकर नीचे गिरा दी और अपने हाथों को बढ़ाकर उसके बाल जो जूड़े में बंधे हुए थे उन्हें भी खोल दिया। ये होते ही आर्या के पूरे बाल उसकी पीठ और कंधे पर फैल गए। रुद्र आर्या के बालों की स्मेल लेते हुए कहता है, तुम्हारी ये स्मेल मुझे मदहोश करती है। रुद्र की बातें सुनकर आर्या के होठों पर गहरी मुस्कान खिल जाती है। रुद्र ने आर्या को अपनी गोद में उठाया और उसे लिए हुए बेड की ओर बढ़ गया। रुद्र ने आर्या को फूलों से सजे हुए उस बेड पर धीरे से लिटाया और फिर से उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। रुद्र ने अपना हाथ बढ़ाकर कमरे में जल रहे उस हल्की सी लाइट को ऑफ कर दिया। अब कमरे में सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स की लाइट जल रही थी और चांद की रोशनी उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ बढ़ी हुई सांसों की ही आवाज़ आ रही थी, जो ये साबित कर रही थी कि रुद्र और आर्या अब हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। वो रात उनके बीच बहुत ही खूबसूरत भी थी, जहाँ एक तरफ दो प्यार के पंछी सब कुछ भूलकर एक हो चुके थे, उनके प्यार को एक मुकाम मिल चुका था। वहीं दूसरी ओर कोई था जो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो थी आलिशा। आलिशा बार बार रुद्र को फ़ोन करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसने सबसे पूछने की कोशिश की कि आखिर रुद्र कहाँ है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि रुद्र कहाँ है। उसने माँ से भी बहुत तरह से कुछ जानने की कोशिश की कि रुद्र कहाँ है, लेकिन सच तो ये था कि रुद्र और आर्या के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि वो दोनों कहाँ हैं। दादी माँ ने इतना कहा कि वो दोनों जहाँ भी हैं साथ हैं, लेकिन कहाँ हैं ये उन्हें भी नहीं पता है। वो दोनों कल सुबह तक या परसों तक वापस आ जाएंगे, ये कहकर वो भी सोने चली गई। दादी माँ के जाने के बाद आलिशा गुस्से से वहाँ पड़ी हुई सामान को इधर उधर फेंकने लगती है और अपने सर को पकड़कर कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे पता करना होगा कि रुद्र है कहाँ। मैं अपना प्लान फेल नहीं होने दे सकती। मैं कितनी मुश्किल से ये प्लान बनाया था, लेकिन उस दो कौड़ी की आर्या ने मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। लेकिन कब तक तुम मेरे रुद्र की ज़िंदगी में रहोगी? मैं तुम्हें उसकी ज़िंदगी से इतनी दूर भगा दूंगी कि तुम चाह कर भी वापस नहीं आ पाओगे। ये कहकर वो गुस्से से पैर पटकती हुई अपने घर की ओर निकल जाती है। वहीं अस्पताल के एक वार्ड में रूबी का इलाज चल रहा था। बाहर उर्वशी बैठी हुई थी। वो परेशान थी अपनी बेटी के लिए, लेकिन एक परेशानी के कारण ये भी था कि उसका पति अब पुलिस की हिरासत में है, क्योंकि उसने आज तक जो भी फ्रॉड किया था उन सब के लिए रुद्र ने उसे जेल में डलवा दिया था। और तो और उसके ऊपर और भी कई सारे केसेस लगवा दिए थे, जिसकी वजह से जयंत का बचाना अब नामुमकिन था। उर्वशी परेशान घूम रही थी। उसने खुद से ही कहा, अगर रुद्र को कभी ये पता चल गया कि आर्या की माँ की डेथ हो गई है, एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि वो एक प्लान मर्डर था, तब क्या होगा? नहीं नहीं, मैं इसके बारे में उसे कभी पता नहीं चलने दूंगी, नहीं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी और उन्हें दूसरी परेशानी ये थी कि उनकी बेटी के सर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और कुछ घाव के निशान उसके चेहरे पर भी आ गए थे। रुद्र ने जब रूबी को अपने सिर पर उन वास को तोड़ने के लिए कहा था, तो उनकी वजह से कुछ निशान उसके चेहरे पर भी आ गए थे, जिससे उसका सुंदर चेहरा अब खराब हो गया था। उसके चेहरे को देखकर अब कोई भी उसकी तरफ देखना नहीं चाहेगा, ना ही अब वो किसी को अपने उस खूबसूरत चेहरे के फंसा पाएगी। रूबी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खराब था, क्योंकि वो अपने चेहरे की सुंदरता का इस्तेमाल करके ना जाने उसने कितने ही अमीर लड़कों को फंसाया है, लेकिन अब वो चेहरा हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गया था। और तो और उसके सिर पर भी बहुत गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से इतनी जल्दी ठीक हो पाना उसका मुश्किल था। लेकिन वहीं उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था कि वो रूबी का इलाज भी करवा सके। रुद्र ने उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी जो आर्या की माँ से उन लोगों ने हासिल की थी, वो सब कुछ वापस आर्या के नाम पर करवा दी थी। अब उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अंदर रूबी के चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी, उसके सिर पर भी पट्टी बंधी हुई थी। वो इस हालत में भी आर्या से अपनी दुश्मनी निकाल रही थी। उसने खुद से ही कहा, जिस दिन मैं ठीक हुई मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी आर्या। आज तुम्हारी वजह से मैं इस हालत में हूँ। मुझे अपना चेहरा देखकर ही डर लग रहा है। तुम्हारी वजह से उस रुद्र ने मेरे साथ ये किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह खिड़की से आती धूप जब आर्या के चेहरे पर पड़ी थी, उसकी नींद खुल गई। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने रुद्र का हैंडसम चेहरा दिखा, जो उसे ही देख रहा था। रुद्र ने जब देखा कि आर्या उठ गई है, तो उसने उसके कानों में झुककर कहा, गुड मॉर्निंग जान। उसने ये इतनी मदहोशी में कहा था कि आर्या की बॉडी में गूजबम्स आने लगे।
रुद्र ने आगे बढ़कर आर्या के कंधे पर अपने होंठ रखे और उसे किस करने लगा। धीरे धीरे आर्या भी उसके प्यार के बहाव में बह गई। रात के वो हंसी पल फिर उसके बीच गुजर गए। लगभग आधे घंटे बाद रुद्र और आर्या तैयार होकर वहां से निकलते हैं। दोनों ही आज बहुत खुश थे। रुद्र कार ड्राइव कर रहा था और आर्या उसका हाथ पकड़े बगल में बैठी हुई थी। अचानक से आर्या का ध्यान बाहर की ओर गया तो उसने देखा कि ये रास्ता तो उनके घर की ओर नहीं जाता है। वो रुद्र की ओर देख कर कहती है, रुद्र हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो घर जाने वाले थे ना। उसकी बात पर रुद्र एक मिस्टीरियस मुस्कान सजाए गाड़ी ड्राइव करता रहा। आर्या उससे बार बार पूछती रही लेकिन रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद रुद्र ने एक जगह अपनी कार रोकी। आर्या जब कार से बाहर आई तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें नम हो गई। सामने एक अनाथ आश्रम बना हुआ था। जिसके नाम पर वो अनाथ आश्रम बना था वो कोई और नहीं बल्कि आर्या की माँ महिमा थी। आर्य ने रुद्र की ओर देखा तो रुद्र ने कहा, यही सही सपना था ना तुम्हारी माँ के लिए? उसकी बात सुनकर आर्या ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत जाकर रुद्र के सीने से लग गई। असल में वो आश्रम जिस जगह पर बना था वो जगह महिमा जी ने आर्या के 10वें जन्मदिन पर खरीदा था और उसे आर्या के नाम पर कर दिया था। जयंत ने बहुत बार कोशिश की कि आर्या सेवा जमीन अपने नाम पर ले सके लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। और आर्या ने हमेशा से सपना देखा था कि उस जगह पर वो एक अनाथ आश्रम बनाई गई जहाँ पर वहाँ सभी बच्चे रह सके जिनके घर में उनकी कोई वैल्यू नहीं है या जिन्हें उनके घर वाले रखना नहीं चाहते या जो अनाथ है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में आई हुई मुसीबत के कारण वो इस बारे में भूल चुकी थी। लेकिन वो रुद्र मैं उसके इस सपने को सच कर दिया। आज सच में वो बहुत ज़्यादा खुश थी। आर्या थोड़ी देर बाद उससे अलग होती है और कहती है, लेकिन रुद्र आपको इस बारे में कैसे पता चला? इस बारे में तो मैं किसी को भी नहीं बताया था। रुद्र ने कहा, तुमने किसी को बताया था? अपने सबसे बड़ी राजदार को। ये सुनते ही आर्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो रुद्र को मारने लगी। रुद्र कहता है, अरे क्यों मार रही हो यार? तुम्हारा पति हूँ, इस तरह से नहीं मारा जाता है। आर्या उसे और मारती हुई कहती, रुद्र तुम कितने बेशर्म हो, किसी की पर्सनल डायरी ऐसे कैसे पढ़ सकते हो? हुआ ये था कि एक दिन रुद्र के हाथों में आर्या की पर्सनल डायरी लग गई थी जिसमें उसने बहुत कुछ लिखा था। उसके बचपन से लेकर अब तक के एक्सपीरियंस के बारे में और तो और उसने अपने सपनों के बारे में भी उसी में लिखा था। और भी बहुत सी बातें उसमें लिखी थी जिसे पढ़कर रुद्र बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था क्योंकि उसमें बहुत सी बातें थी जो रुद्र के बारे में आर्या ने लिखी थी, जो उसके लिए वो फील करती थी, जैसा वो उसे पसंद करती थी। ये सब पढ़कर रुद्र के होठों पर बहुत ही ज़्यादा मुस्कान आ गई थी और उसने आर्या के सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा दी बिना उसे पता चले। रुद्र आर्या के हाथों को पकड़कर उसे खुद में भींच लेता है और कहता है, अरे अगर मैं पढ़ता नहीं तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरी जान मेरे बारे में क्या सोचती है? ये सुनते ही आर्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई क्योंकि उसने बहुत कुछ ऐसा लिखा था जो वो कभी नहीं चाहती थी कि रुद्र पढ़े। लेकिन रुद्र ने उसकी वो डायरी पढ़ ली और उसके बाद अब वो उसकी बातों से बहुत ही ज़्यादा उसे छेड़ेगा। ये सोच करके ही आर्या के चेहरे पर हया की लाली बढ़ती जा रही थी। रुद्र ने आर्या को वो पूरा अनाथ आश्रम घुमाया जहाँ पर कुछ ही समय पहले बच्चे शिफ्ट हो गए थे। आर्या आश्रम देख रही थी, उसकी आंखों में हल्की नमी भी आ गई थी क्योंकि जैसा उसने सोचा था बिल्कुल रुद्र ने वैसा ही बनवा दिया था। और तो और उसने इस आश्रम को उसकी माँ का नाम भी दिया जो उसके दिल में अलग ही खुशी बयां कर रही थी। थोड़ी देर बाद रुद्र और आर्या घर में आ जाते हैं। दादी माँ उन दोनों को साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उन दोनों के चेहरे की चमक देखकर दादी माँ समझ गई थी कि अब उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ चुका है। इस बात से जितनी ज़्यादा वो खुश थी उतनी ज़्यादा शायद ही कोई होगा। दादी माँ और आर्या हाल में बैठकर बातें कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि रुद्र जल्दबाजी में कहीं जा रहा है। दादी माँ और आर्या ने उससे पूछने की कोशिश की लेकिन रुद्र बिना किसी की बातें सुने तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया। रुद्र को गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। आर्या उसका काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी लेकिन अब तक रुद्र का कुछ भी पता नहीं चला था। अंत में आर्या हार मानकर कमरे में बैठ गई। इस समय रुद्र का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। आर्या परेशान ही बैठी थी कि तभी उसके मोबाइल पर कुछ मैसेज की नोटिफिकेशन आता है। जब वो उस मैसेज को पढ़ती है तो हैरान हो जाती है और तुरंत भागती हुई घर से निकल जाती है। आर्या को इस तरह जाते हुए देख दादी माँ देखती हैं
उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या बहुत जल्दी में निकल जाती है। आर्या कार ड्राइव करके एक जगह पहुंचती है। ये जगह कोई और नहीं बल्कि एक होटल था। वो तुरंत जाती है और होटल के लिफ्ट से एक कमरे की ओर बढ़ती है। आर्या उस कमरे के सामने खड़ी हो जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी सांसें बढ़ी हुई थी। वो अपने कांपते हाथों से उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही वो सामने का नज़ारा देखती है, वो वहीं पर जम जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो वहीं लड़खड़ाकर गिर जाती है। सामने बेड पर रूथ शर्टलेस पड़ा था। उसके बगल में आलिसा सोई हुई थी। ये देखकर आर्या की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसके हाथों से लगकर एक फ्लावर पॉट गिर गया। उसकी आवाज़ से रूथ की नींद खुल गई। उसने अपना सर पकड़ा और उठकर बैठ गया। सामने उसे आर्या जमीन पर बैठी आंखों में आंसू लिए बदहवास सी दिखी। वो तुरंत उठकर उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि वो ऐसे क्यों बैठी है। अभी तक रूथ को ये एहसास नहीं था कि वो कहाँ है। वो अपना हाथ बढ़ाकर आर्या को छूता है कि आर्या ने उसका हाथ झटक दिया। रूथ को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। वो आर्या से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, रुद्र। यह आवाज़ सुनकर जब वो पीछे देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसके सामने आलिसा बेड पर बैठी हुई थी। उसने खुद को चादर से ढक रखा था। ये रूथ के लिए झटके जैसा था। अब उसके चारों ओर देखा, फिर उसकी नज़र सामने की मिरर पर गई। वो खुद को देखकर शॉक्ड हो गया क्योंकि उसके साइन पर लिपस्टिक के मार्क्स थे और कुछ खरोचों के भी। उसने देखा कि वो शर्टलेस है। उसने कहा, ये सब क्या है और मैं यहाँ ऐसे, और तुम आलिसा। फिर उसकी नज़र आर्या पर पड़ी। उसने आर्या को देखकर कहा, आर्या ये सब। लेकिन आर्या ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और चीखते हुए कहा, क्यों क्यों किया ऐसा मेरे साथ, ऐसा क्यों किया। रूथ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने उसे धक्का दिया और वहाँ से चली गई भागते हुए। रूथ भी उसके पीछे जाने वाला था। उसे समझाना चाहता था कि जो वो समझ रही है ऐसा नहीं है। उसने तुरंत कमरे में देखा तो उसकी शर्ट एक साइड पड़ी हुई दिखी। उसने तुरंत उसे उठाया और पहनकर बाहर जाने को हुआ कि उसे आलिसा की आवाज़ आई, रूथ तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। उसकी बात सुनकर वो रुका और कहने लगा, ये सब क्या है आलिसा, तुम और मैं ऐसा यहाँ कैसे। मैं तो यहाँ तुम्हें बचाने आया था। उसकी बात पर आलिसा अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, रूथ क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है कि कल क्या हुआ है। रूथ कहता है, कहना क्या चाहे। उसकी बात पर आलिसा रोते हुए कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं कि कल तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कितनी अच्छी रात बिताई। तुम तो कह रहे थे कि सुबह होते ही तुम मुझे सबके सामने अपना बनाओगे। तुम आर्या के साथ नहीं रहना चाहते हो। तुम तो सिर्फ दादी माँ के लिए ऐसा कर रहे हो। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। ये बोलते हुए वो उसके करीब आ जाती है। रुद्र उसे खुद से दूर झटक कर कहता है, क्या बकवास कर रही हो, ये मैं ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आर्या से ही प्यार करता हूँ और उसके सिवा कोई भी मेरे दिल में नहीं आ सकती है, समझी। और जो ये झूठ बोल रही हो ना, ये बंद करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र ये सब बोलते हुए गुस्से से काँप रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आलिसा कहती है, तुम क्या बोल रहे हो रुद्र, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। बोल दो ये सब झूठ है, कल तो तुम कुछ और ही बोल रहे थे। रुद्र उसे खुद से दूर करता है। उसके बालों को पकड़कर कहता है, अपना झूठ बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये रुद्र प्रताप राणावत कभी अपनी आर्या के साथ धोखा करना तो दूर करने के बारे में भी नहीं सोच सकता है। जब रूथ ने आलिसा को धक्का दिया तो उसने खुद को गिरने से बचा लिया, लेकिन उसने अपने हाथों से बेडशीट खींच दी जिससे उस पर लगे धब्बे दिखने लगे। रूथ की नज़र उस पर लग गई। उसके कानों में आलिसा की रोने की आवाज़ आई, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया और वो वहाँ से निकल गया। रूथ के दिमाग में इस समय सिर्फ और सिर्फ आर्या ही चल रही थी। उसे किसी भी तरह से उसे बताना था कि वो सब उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता है। उसने जो कुछ भी देखा वो झूठ था। रुद्र आर्या को ढूंढते हुए चला गया। रुद्र के जाने के बाद आलिसा खड़ी होती है और अपने आंसू पोंछकर कहती है, अब देखते जाओ रुद्र, कैसे तुम उस आर्या को छोड़ने और मुझे अपनाने पर मजबूर हो जाओगे। उसके बाद वो याद करने लगी कि कल क्या हुआ था। वहीं दूसरी ओर आर्या भागते हुए रोड पर जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उसका दिल टूट गया था। उसने रुद्र पर कितना भरोसा किया था। इतना सब होने के बाद उसने उन दोनों के रिश्ते को मौका दिया और आज जब वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ गई है तो उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। वो भागते हुए एक खाई के पास जाती है और उसे देखकर कहती है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है माँ। मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगी। यहाँ सभी रिश्ते सिर्फ धोखे होते हैं, कोई सच्चा नहीं है।
मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। ये बोलकर वो उस खाई में कूदने जाती है कि तभी कोई उसे पकड़ लेता है, जिससे वो उसके साथ ही पीछे ज़मीन पर गिर जाती है। जब वो सामने देखती है तो कोई और नहीं बल्कि रूथ ही था। रूथ ने उसे पकड़ कर कहा, ये क्या करने जा रही थी तुम? एक बार भी नहीं सोची कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होता? तुम पागल हो गई हो? आर्या ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और चीखते हुए कहती है, खबरदार जो मुझे छुआ भी तो। तुम भी बाकी आदमियों जैसे ही निकले। तुमने भी मुझे धोखा दिया। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि मेरे साथ ऐसा किया? क्यों? अगर तुम आलिसा से ही प्यार करते थे तो मेरे साथ क्यों किया ऐसा? क्यों? रुद्र ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, आर्या प्लीज़ मेरी बात का विश्वास करो। जो तुमने देखा वो सच नहीं था। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि आखिर मैं वहाँ कैसे पहुँचा। मैं तो आलिसा को बचाने गया था, फिर मुझे कुछ नहीं याद है। मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। आर्या उसकी बात सुनकर कहती है, मुझे नहीं विश्वास है तुम क्या कहना चाहते हो कि जो मैंने देखा वो झूठ था। क्या तुम उस बिस्तर पर आलिसा के साथ नहीं थे? क्या वो सब झूठ था? रुथ ने कहा, नहीं, लेकिन सच भी नहीं था। आर्या कहती है, मुझे नहीं सुनना है कुछ भी। ये बोलकर वो जाने लगती है कि रुथ उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कुछ ऐसा कहता है कि वो रुक जाती है। आर्या अपनी जगह पर खड़ी होती है। रुथ उसे कहता है, प्लीज़ आर्या मेरी बात का विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर ये सब क्या है। मुझे खुद याद नहीं कि मैं वहाँ उसके साथ उस बेड पर कैसे गया। मैं तो उसे बचाने आया था, क्योंकि मुझे पता चला था कि उसे कोई ज़बरदस्ती उठाकर ले गया है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। मैं तो सिर्फ अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाने गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि फिर क्या हुआ। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तुम्हें कभी भी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं मर जाऊँगा अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो। आर्या अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अभी जो उसने अपने सामने देखा उसे सच माने या जो रुद्र कह रहा था। तभी उसके जहन में उसकी माँ की कही हुई एक बात याद आती है, बेटा हमेशा वो सच नहीं होता है जो सामने हो। हर एक बात के दो पहलू होते हैं। जब तक दोनों पहलुओं को ना जान लो किसी भी बात पर विश्वास ना करो। हमेशा सामने दिखने वाली चीज़ सच नहीं होती है। कुछ चीज़ें सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। उसके बाद उसे आज तक रुद के साथ बिताए हुए वो सारे पल याद आने लगे। कैसे रुद ने उसकी ज़िंदगी के सारे दुख दूर किया, कितना वो उससे प्यार करता था। उसे मनाने के लिए उसने कितना भी कुछ किया। अगर उसे उसे धोखा ही देना होता तो वो क्यों उसके लिए इतना सब करता? क्यों वो उसे पल पल इतना प्यार देता? क्यों उसके लिए इतना सब करता है? ये याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रुथ की आवाज़ उसके कानों में पड़ती, प्लीज़ आर्या मुझे एक मौका दो खुद को साबित करने का। मैं वादा करता हूँ मैं ये साबित करके रहूँगा कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मुझे कुछ समय दे दो। उसकी बात सुनकर आर्या कहती, ठीक है मैं तुम्हें देती हूँ समय, लेकिन अगर तुम खुद को साबित नहीं कर पाए और तुमने ये प्रूफ नहीं किया जो कुछ मैंने देखा वो सब गलत था, तो फिर तुम कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे। रुद्र उठकर उसके सामने आता है और कहता है, अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, ना ही तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दखल दूंगा। मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से ऐसी जगह चला जाऊँगा जहाँ तुम्हें मेरी परछाई भी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे एक मौका दो। आर्या कहती है, दिया तुम्हें एक मौका। उसकी बात सुनकर रुद्र उसे अपने सीने से लगा लेता है, लेकिन आर्या अपने हाथ से उसे नहीं पकड़ती है। वो अपने हाथ नीचे ही रखी रहती है। रुद्र से अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन फिर उससे कहता है, एक बात का और ध्यान रखना, दादी माँ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आर्या भी हाँ में सिर हिलाती है और उसके साथ चली जाती है। दोनों जब घर पहुँचते हैं तो दादी माँ परेशान सी उन्हें हाल में बैठी हुई दिखाई देती हैं। दोनों उन्हें देखकर खुद को कंट्रोल करते हैं। अब मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर कहते हैं, दादी माँ आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो आराम करना चाहिए ना। दादी माँ उन दोनों को देखकर कहती है, जब बच्चे बिना बताए घर से इसी तरह गायब हो जाएं तो मुझको नींद नहीं आती है। कहाँ थे तुम दोनों? रुद्र की ओर देखकर, पहले तुम जल्दबाजी में कहीं भागते हुए चले गए, उसके बाद आर्या भागती हुई चली गई। आखिर हो क्या रहा है? तुम दोनों मुझे कुछ बताओगे? दादी माँ की बात सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर आर्या कहती है, ओ दादी माँ बात यह है ना कि रुद्र की गाड़ी खराब हो गई थी।
और वो किसी जगह फंस गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और मैं उन्हें वहाँ से निकालने चली गई थी। दादी माँ उन दोनों को देखती हैं, फिर दोनों के चेहरे पर अपना एक एक हाथ रखकर कहती हैं, हमेशा एक दूसरे का साथ ऐसे ही देना, अपने प्यार और विश्वास की एक नई मिसाल कायम करना। आर्या हमेशा अपने रिश्ते पर, अपने प्यार पर और अपने सिंदूर पर विश्वास करना, क्योंकि सब झूठे हो सकते हैं लेकिन सिंदूर का रंग कभी झूठा नहीं होता है। अपनी श्रद्धा पर कभी भी अविश्वास की छाया मत पड़ने देना। दादी की बात सुनकर दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर हाँ में सिर हिला देते हैं। दादी कमरे में चली जाती है आराम करने। दादी के जाने के बाद आर्या भी जाने लगती है तो रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। रुद्र के हाथ पकड़ने पर आर्या पलट कर देखती है तो रुद्र कहता है, थैंक्स मेरा साथ देने के लिए। आर्या कुछ नहीं कहती और अपना हाथ छुड़ाकर कमरे में चली जाती है। रुद्र कमरे में ना जाकर अपने स्टडी रूम में बाथरूम में चला जाता है और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। उसने अपनी आंखें बंद की और दीवार पर अपने दोनों हाथ टिकाकर सुबह हुई बात को याद करने लगा। फ्लैशबैक। आर्या नीचे दादी माँ के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी। रुद्र कमरे में आया। उसे ऑफिस जाकर एक मीटिंग अटेंड करनी थी। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। जब वो देखता है तो वहाँ पर आलिसा नाम फ्लैश हो रहा था। रुद्र ने जैसे ही कॉल उठाया, सामने से आलिसा की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वो बार बार रुद्र से अपनी हेल्प के लिए बुला रही थी। रुद्र उसकी आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और पूछता है, आलिसा क्या हुआ? कहाँ हो तुम? बताओ मुझे। आलिसा रोते हुए कहती, प्लीज़ रुद्र, मुझे बचा लो। मैं यहाँ बुरी तरह से फंस गई हूँ। मुझे यहाँ कुछ लोग ज़बरदस्ती पकड़ कर ले आए हैं और मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाले हुए बाथरूम में छुपी हुई हूँ। तुम प्लीज़ जल्दी चले आओ, वरना मैं नहीं जानती कब तक मैं उन्हें खुद को बर्बाद करने से रोक पाऊंगी। प्लीज़ रुद्र, मुझे बचा लो। रुद्र उसे कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कहाँ, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। उसकी बात पर आलिसा कहती है, ब्लू हेवन होटल। इसके बाद फ़ोन कट जाता है। रुद्र तुरंत वहाँ से निकलता है और भागते हुए ब्लू हेवन होटल पहुँचता है। जैसे ही वो होटल के सामने एक कमरे में पहुँचता है, उसे सामने आलिसा खड़ी हुई दिखाई देती है। उसके साथ एक आदमी भी खड़ा होता है जिसे उसके हाथों को पकड़ रखा था। रुद्र गुस्से से अंदर बढ़ता है, तभी उसके सिर पर किसी चीज़ से तेज वार होता है जिसकी वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और उसे फिर कुछ याद नहीं आता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने आर्या बदहवासी बैठी दिखाई देती है। फ्लैशबैक एंड। रुद्र अपने हाथों से दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारता है और खुद से कहता है, आखिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि हुआ कैसे, मैं कैसे उसके साथ उसे बेड पर पहुंचा और वो दोनों आदमी कहाँ गए जो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो मिसिंग है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और आलिसा ने झूठ क्यों बोला? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। यही वो सोच सोच के परेशान हुए जा रहा था। क्या रुत कभी पता कर पाएगा कि उसके साथ हुआ क्या था? क्या वो आर्या को अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा या फंस जाएगा आलिसा के बिछाए हुए जाल में? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।